हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वतंत्रता के दो प्रकार यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका डिस्कशन किया था। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है और उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस पार्ट में हम स्वतंत्रता के जितने प्रकार हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधन रहित स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अन्य प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और ऐसी स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं होती। मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसे हर तरह का काम करने की आज़ादी और उस पर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, तो वो स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इस तरह की आज़ादी का ठेकावादियों ने ज्यादा प्रचार किया। उनकी राय में राज्य अस्तित्व में आने से पहले लोग प्राकृतिक राज्य में रहते थे और उनके पास मुक्त अप्रतिबंधित स्वतंत्रता थी। मतलब इनका मानना है कि जब राज्य का अस्तित्व नहीं होता, जब राज्य की अवधारणा नहीं आई थी, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के मानने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि जब राज्य का अस्तित्व नहीं होता, राज्य की अवधारणा नहीं आई थी, तो प्राकृतिक जितने भी लोग थे सभी लोग प्राकृतिक राज्य में रहते थे और उनके पास ऐसी स्वतंत्रता थी जिस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई बंधन नहीं था उन पर। वे इसी तरह की स्वतंत्रता का प्रयोग करते थे। प्रकृति की नजर में कोई कानून नहीं था और इस कारण से व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त था। मतलब प्रकृति की नजर में तो कोई भी कानून नहीं होता, प्राकृतिक तौर पर कोई कानून नहीं बना गया है, सभी तौर पर सभी लोग प्राकृतिक तौर पर एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो लोग इसलिए जो व्यक्ति होते थे उन पर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होती थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता से है जो राज्य में अस्तित्व में आने से पहले प्रकृति की स्थिति में एक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी, जिसका कोई सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं था। मतलब सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर उस पर कोई बंधन नहीं था, बल्कि वो राज्य के अस्तित्व में आने से पहले प्रकृति की स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त हो चुकी थी। प्रकृति ने दी थी, वो एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी थी प्रकृति ने राज्य के अस्तित्व में आने से पहले, जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं था। अब दूसरा जो प्रकार है स्वतंत्रता का, वो सिविल या नागरिक स्वतंत्रता होती है। नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता शब्दों में दी जाती है। नागरिक शब्दों में नागरिक स्वतंत्रताएं उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो एक संगठित समाज में है। इसे समाज में स्वतंत्रता के रूप में नागरिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। अब जो नागरिक स्वतंत्रता है उसको शब्दों में उसकी परिभाषा देते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति को दी जाती है जो एक संगठित समाज में रहता है और समाज के तौर पर उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वही स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। लोगों को जीवन के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाएं केवल एक संगठित समाज में पाई जाती हैं। अब कोई एक समाज है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनके विकास के लिए उन्हें स्वतंत्रता की भी जरूरत होती है। तो जो स्वतंत्रता उन्हें एक समाज में दी जाती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। वो स्वतंत्रता मतलब उसमें कुछ तरह के प्रतिबंध भी होते हैं। ये नहीं कि उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, हर किसी को ऐसी प्राकृतिक स्वतंत्रता दी गई है कि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता होती है उसमें प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि वो एक समाज में लोग रह रहे होते हैं। तो समाज में लोग अगर हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वो उससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो इसलिए नागरिक स्वतंत्रता वो होती है जिसको दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को, समाज की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। इस मामले में नागरिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता के विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता को समाज में अस्तित्व में आने से पहले प्राप्त व्यक्ति के रूप में माना जाता था। अब वही जो मैंने अभी बताया कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसमें बहुत तरह की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दे दी जाती हैं और जो नागरिक स्वतंत्रता उसमें इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती। नागरिक स्वतंत्रता में समाज को ध्यान में रखा जाता है, जबकि प्राकृतिक स्वतंत्रता जब दी गई थी जब समाज था ही नहीं, जब राज्य का अस्तित्व ही नहीं होता, जब प्राकृतिक स्वतंत्रता मिली थी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं। इस मामले में नागरिक स्वतंत्रता ये तो हो गया, और नागरिक स्वतंत्रता केवल एक संगठित समाज में ही बनाई जा सकती है।
तो नागरिक स्वतंत्रता केवल संगठित समाज में बनती है और प्राकृतिक स्वतंत्रता वहाँ बनती है जहाँ कोई समाज ना हो। थर्ड है राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल लिबर्टी। तो पॉलिटिकल लिबर्टी को लॉस्की ने उसकी डेफिनेशन दी है, जो काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, जिसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है उसको कि पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब राज्य के मामलों में भाग लेने की शक्ति है। ये लॉस्की ने डेफिनेशन दी है, जिसको बाद में अच्छे से बताया गया है। तो जो लोग राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान राज्य के मामले में या फिर राजनीति में भाग लेता है तो उसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। उस पर राजनीति में भाग लेने की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्वतंत्रता कुछ राजनीतिक अधिकारों पर आधारित है। उदाहरण के लिए मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी दर्जा या नौकरी पाने का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के मुख्य अधिकार हैं। अब जो मैंने अभी अधिकारों के नाम लिए, जो अधिकार हैं उदाहरण में दिए गए हैं, वो सभी अधिकार अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ही यही होता है, ये सारे अधिकार हो, जैसे कि वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, किसी को भी नौकरी पाने का अधिकार हो बराबरी से। ये नहीं कि भेदभाव किया जा रहा हो किसी वर्ग को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही वर्ग को समझा जा रहा है, किसी एक ही वर्ग चुनाव लड़ सकता है, नौकरियां पा सकता है या फिर वोट दे सकता है। तो ये सब किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, बल्कि सभी को इस प्रकार की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब फोर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है गरीबी, बेरोजगारी और रुग्णता। रुग्णता मतलब बीमारी से स्वतंत्र, बीमारी से मुक्ति। तो इन सभी से मुक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। लॉस्की ने इसकी परिभाषा दी है, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की भावना ये है कि हमारे पास हमारे जीवन और हमारे दैनिक जीवन में सुरक्षा की एक महान भावना हासिल करने के लिए सही समय हासिल करने का अवसर होना चाहिए। मतलब हमारे विकास के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास सही अवसर होना चाहिए, तभी हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, ये लॉस्की ने कहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जिसमें लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए आवश्यक संसाधन मिल सके और मनुष्य द्वारा आर्थिक रूप से शोषण न किया जा सके। अब इसमें बताया गया है आर्थिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो, अर्थव्यवस्था सही होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको कमाई के लिए, अपनी आजीविका के लिए, रोजगार के लिए पूरी तरह से संसाधन मिल सके और अवसर मिल सके, ताकि और अवसर भी मिल सके, संसाधन भी मिल सके और उनका किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण ना हो। तो वही आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा या स्वतंत्र व्यापार नहीं है। मतलब आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या फिर व्यापार वगैरह, ये सब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता से आर्थिक स्वतंत्रता का विनाश होता है। मतलब जो ये इस तरह की स्वतंत्रता होती है जिसमें कंपटीशन होता है, स्वतंत्र व्यापार होता है, तो इससे जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है उसका विनाश होता है। अगर व्यापार होगा, स्वतंत्र व्यापार होगा, तो जो अच्छे व्यापारी होंगे, जो मालदार व्यापारी होंगे, तो वो तो आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। जो गरीब लोग होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। तो इससे आर्थिक स्वतंत्रता का विनाश होगा, इससे आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होगा। आर्थिक स्वतंत्रता आजीविका के सरल साधन अर्जित करने, आर्थिक शोषण की कमी और काम के बदले उचित वेतन प्राप्त करने का साधन है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता से क्या क्या काम हो सकता है, हम सरल और अच्छे साधन अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, आर्थिक शोषण की कम कर सकते हैं आर्थिक शोषण को, और काम के बदले हम अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ऐसे महिला और पुरुष का एग्जाम्पल दिया जाता है। महिलाएं भी वही काम कर रही हैं, पुरुष भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं हैं किसी कंपनी में तो उनको कम वेतन दिया जा रहा है पुरुषों के मुकाबले में, पुरुषों को ज्यादा दे रहा है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, इससे आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होगा। तो काम के बदले में उचित वेतन प्राप्त करने का साधन यही आर्थिक स्वतंत्रता है।
अभी फिफ्थ पार्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कि नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी का अर्थ है विदेशी शासन से स्वतंत्रता। यदि कोई राष्ट्र विदेशी शक्ति का गुलाम है तो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समुचित विकास करना संभव नहीं है। लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए महान बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। राष्ट्र के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति के अलावा संवैधानिक आत्मानुशासन, सभी प्रकार की आंतरिक और बाहरी नीति के गठन, अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना आदि के रूप में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता में शामिल है। मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जो देश किसी बाहरी देश की विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है वही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे कि 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था, तो वही उससे पहले हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी, हम राष्ट्रीय तौर पर गुलाम थे। लेकिन उसके बाद जब 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था तो तब हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली थी। यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। और इसमें क्या क्या होता है, विदेशी, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि इसमें किस किस तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता को परिभाषित किया जा सकता है। तो राष्ट्र के विदेशी नियंत्रण से मुक्त, कोई भी राष्ट्र है उसके हम विदेशी नियंत्रण जो है वो हम पर नियंत्रण कराए, उससे मुक्ति के लिए हमें मुक्ति अगर होगी तो तभी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाएगी। संवैधानिक तौर पर हम आज़ाद हों, वही हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। आत्मानुशासन, हमारे अंदर आत्मानुशासन होना चाहिए। सभी प्रकार की आंतरिक और बाहरी नीति का गठन, मतलब सभी प्रकार की नीतियों का गठन हमें करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, हम कर सकें। वो ऐसा ना हो कि हमारी नीतियों का, हमारी पॉलिसीज को कोई और बना रहा है, कोई और विदेश बना रहा है, कोई और देश बना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना, और जब हम पूरी तरह से आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो दूसरे देशों के साथ भी हम अपने संबंधों की स्थापना कर सकते हैं, और यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। अब इसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को अपनाने या पालन करने की, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपना धर्म अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनाने की, उसको पालन करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हो, वही धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है या धर्म को अपनाने की अनुमति नहीं है तो ऐसी स्थिति धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्य किसी व्यक्ति पर पाबंदी लगाता है कि वो अपना धर्म नहीं अपना सकता है, उसको कोई धर्म अपनाने की, उसको अपना धर्म अपनाने की, उसका पालन करने की अनुमति नहीं है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं कहलाती। इससे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है। राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की संभावना कम है। एक विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया जा सकता है। अब राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की संभावना कम है, हाँ, तो कोई भी राज्य उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की संभावना कम हो सकती है। अब ऐसे एक एग्जाम्पल है, जो हिटलर थे वो यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, तो वो भी इसलिए क्योंकि वो यहूदियों को चाहते थे कि वो उनका ही जो धर्म है वो अपनाएं, उनके राज्य में जो भी रहे, उनके जो देश है उसमें जो भी रहे वो उन्हीं का धर्म अपनाए, और जो लोग उनका धर्म नहीं अपनाते थे उनके साथ वो बहुत जुल्म करते थे, बहुत अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, कमरों में बंद कर करके, बेसमेंट्स बना रखे थे उसमें बंद कर करके मार देते थे वो उन्हें। तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, इस कारण ये सब होता था। धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष राज्यों की विशेषता है। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब जहाँ पर किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, तो धार्मिक स्वतंत्रता उसकी विशेषता होती है। ऐसे राज्यों की विशेषता धार्मिक स्वतंत्रता है। अब इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल और इंडिविजुअल लिबर्टी। अरब व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ऐसे काम करने की अनुमति देता है जिससे कार्यों का प्रभाव उस व्यक्ति से संबंधित हो। मतलब जो अरब देश है किसी भी व्यक्ति को ऐसे मतलब पर्सनल काम करने की स्वतंत्रता देता है जिससे कि जो उनके काम है उसका प्रभाव उस व्यक्ति से ही संबंध रखता हो, किसी और व्यक्ति से संबंध नहीं रखता हो।
किसी व्यक्ति के कार्य का प्रभाव उसके स्वयं के लिए ही सीमित रहता है। अरब में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसके काम का जो इफेक्ट है वो सिर्फ उस तक ही सीमित होना चाहिए, किसी और पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा नाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता का अभ्यास नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति के पास ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। मतलब ऐसी स्वतंत्रता का कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर तो पड़ना ही जरूरी पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ता है, हर किसी पे पड़ता है। तो जब ऐसी ही स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। अब इसके बाद है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित है। व्यक्ति को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, उचित अनुचित आदि में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता से व्यापार अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। अब नैतिक स्वतंत्रता से मतलब है कि हर कोई व्यक्ति को इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो सत्य असत्य इनके बारे में सोच सके, जान सके और फिर निर्णय कर सके। नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, धर्म, उसका धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उचित अनुचित, इन सब के बारे में सोच समझकर विचार विमर्श करके वो कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय ले सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इसको कंट्रोल कर रहा है और वो अगर सच बोलने वाला व्यक्ति हो, कोई इसको कंट्रोल करके झूठ बुलवा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सके। और नैतिक स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। मतलब कि उसको संतुष्टि मिलती है। अगर वो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी फैसला लेता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।